आज का हमारा व्याख्यान बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है, जिसमें व्यावसायिक नियमन रूपरेखा की इकाई 1 से संबंधित बातें बतलाई जाएंगी। आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के आधारभूत परिभाषाएं, अनुबंध का अर्थ और वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो प्रमुख आधारभूत परिभाषाएं दी हैं, उनमें से सबसे पहली परिभाषा है प्रपोजल। प्रपोजल का आशय, या जिसको हम हिंदी में प्रस्ताव कहेंगे, प्रस्ताव का आशय होता है जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने की इच्छा इस भावना से प्रस्तुत करता है कि दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी सहमति प्रदान करे। ये कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि ठहराव का आधार प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव की परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा। और इसी तरह से दूसरी बात आती है स्वीकृति। तो एक प्रस्ताव जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है और दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या उस कार्य से विरत रहने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है, तो हम कहेंगे कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और जैसे ही एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, उसे हम वचन कहते हैं, यानी प्रॉमिस कहते हैं। यानी वचन का आशय क्या होगा कि एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाए तो वचन बन जाता है। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी यानी वचनदाता और वचन ग्रहीता कौन होगा, तो वचनदाता कौन होगा, प्रॉमिसर कौन होगा, द पर्सन हु मेक द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। यानी वह व्यक्ति जिसने प्रस्ताव रखा है वह वचनदाता कहलाएगा। और इसी तरह से दूसरा पक्ष यानी जिसने प्रस्ताव को स्वीकार किया है वो वचन ग्रहीता कहलाएगा, यानी प्रॉमिसी कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की, यानी प्रतिफल की। जब वचनदाता की इच्छा पर, यानी डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता यानी प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाला व्यक्ति किसी कार्य को कर चुका है या किसी कार्य को करने से विरत रहा है, या अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो उस कार्य को कर रहा है या उस कार्य को करने से विरत रह रहा है, या भविष्य काल की बात करें वह उस कार्य को करेगा या उस कार्य को करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ये कहा जाएगा यह जो वचन है वह प्रतिफल है, जो कि वचन ग्रहीता के द्वारा वचनदाता को दिया गया। अगली बात आती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल हो उसे हम पारस्परिक वचन कहते हैं या रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। और ठहराव किसको कहेंगे? जब वचन और वचनों का प्रत्येक समूह ठहराव कहलाता है। अब वचन कहाँ से आएगा? जैसे हमने अभी बातचीत की कि पहला एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा, जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा तो वचन बन जाएगा। और ऐसा वचन और वचनों का जो प्रत्येक समूह है वो ठहराव कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति अ है और दूसरा व्यक्ति ब है। अ ब के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि मैं आपकी मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, और ब ये कहता है कि हाँ मैं आपको ये मोटरसाइकिल 20,000 में बेचना चाहता हूँ, बेच दूंगा। तो ऐसा पहले व्यक्ति ने यानी अ ने ब के सामने प्रस्ताव रखा मोटरसाइकिल खरीदने का, ब ने उसको स्वीकार किया, ये वचन बन गया। और वचन बनते ही ये दोनों के बीच में क्या हो गया? ठहराव बन गया। अब बात आती है वाइड एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो ठहराव जिसकी हम चर्चा की, यदि यह ठहराव
कानून के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सके, whenever an agreement enforceable by law is called contract। जब वह कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है, कानून के द्वारा लागू हो सकता है, तो वह अनुबंध में बदल जाता है। और यदि वह कानून के द्वारा लागू नहीं हो सकता तो ऐसा ठहराव जो है व्यर्थ ठहराव होता है। उदाहरण के लिए सामाजिक ठहराव, मित्रता के ठहराव, जैसे अ ब को ये कहता है कि आज रात को मैं आपको भोजन कराऊंगा और ब कहता है ठीक है मैं करूँगा। ये ठहराव वैधानिक रूप से लागू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल कहाँ है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भोजन करने की सहमति दे रहा है। यह एक सामाजिक ठहराव है, मित्रता का ठहराव है। इसलिए यह व्यर्थ ठहराव है क्योंकि इसे कानून लागू नहीं कर सकता। और जो मैं पहले उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष मोटरसाइकिल खरीदने की बात करता है और दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल को बिक्री करने के लिए सहमत हो जाता है, उसके लिए रकम भी तय है, तो ऐसी स्थिति में यह ठहराव कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है। इसलिए ऐसा ठहराव जो है वह अनुबंध में बदल जाता है। अब बात आती है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? एक ऐसा अनुबंध जो कानून के द्वारा तो लागू हो सकता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, परंतु वह एक पक्ष की तरफ से तो लागू हो सकता है लेकिन दूसरा पक्ष उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा अनुबंध जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थनीय अनुबंध में बदल जाता है। जैसे मोटरसाइकिल वाला मामला, अगर हमने पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल खरीदने का प्रस्ताव दिया, दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को मोटरसाइकिल बेचने का वचन दिया, यह वचन 3 दिन बाद क्रियान्वित होना था। 3 दिन बाद दूसरे व्यक्ति का मन बदल गया, वो मोटरसाइकिल बेचने से मना कर देता है, या पहले व्यक्ति का मन बदल गया और वो मोटरसाइकिल खरीदने से मना कर देता है, तो हम कहेंगे कि यह जो दोनों के बीच में हुआ था वो अनुबंध था जिस समय हुआ, लेकिन बाद में एक पक्षकार की इच्छा पर वह प्रवर्तनीय नहीं रह गया, इसलिए वह व्यर्थनीय ठहराव, व्यर्थनीय अनुबंध हो गया। इसी तरह से वाइड कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जब वो किया गया था तब वो कानून के द्वारा लागू हो सकता था, लेकिन जब उसके एग्जीक्यूशन का समय आया तो वह कानून बदल गया। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम ए वाइड। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए अ देश का एक व्यापारी ब देश के साथ, दूसरे व्यापारी के साथ किसी माल को खरीदने का अनुबंध करता है। यानी अ देश का व्यापारी खरीदार है और ब देश का व्यापारी बेचने वाला है। जब इन दोनों के बीच अनुबंध हुआ था तब अ और ब देशों के बीच वाणिज्यिक व्यापारिक संबंध थे और वह अनुबंध क्रियान्वित हो सकता था। लेकिन अनुबंध के जब एग्जीक्यूशन का समय आया 2 महीने 1 महीने बाद, तो उस वक्त तक अ और ब देश के बीच में अ देश के राज्य के द्वारा या ब राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून पास कर दिया जाता है कि ब देश से माल अ देश में नहीं आ सकता, या अ देश ब देश के बीच में व्यापारिक संबंध खत्म होने के कारण अब इस अनुबंध को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि ये व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ अनुबंध हो गया है। और ये देश के अंदर भी हो सकता है। जैसे किसी कानून, अभी हमारे ये जो कोरोना बीमारी महामारी के चलते बहुत सारी बातें हुई हैं, इनमें भी बहुत से ऐसे अनुबंध हैं जो क्रियान्वित नहीं हो सक रहे होंगे, तो वो व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और हम अनुबंध के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो प्रमुख रूप से कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे बड़े न्यायशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। उनमें से एक सालमन का नाम आपने सुना होगा, बहुत पुराने न्यायशास्त्री हैं, ब्रिटिश कालीन। उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यानी अनुबंध एक ठहराव होता है जो कि पक्षकारों के मध्य दायित्व को परिभाषित करता है और उसकी सृजन करता है, उसको क्रिएट करता है, उसका निर्माण करता है। इसी तरह से दूसरे हो चुके हैं सर फ्रेडरिक पोलेक, और ये कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट
एंड प्रोमिसेस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी प्रत्येक ठहराव और वचन जो कि कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है वह अनुबंध में बदल जाता है या उसे हम अनुबंध कहते हैं। और इसी तरह से भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H ये कहती है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यानी वह ठहराव जिसे राज्य नियम के द्वारा प्रवर्तनी कराया जा सकता है उसे हम अनुबंध कहते हैं। और अगर हम इन तीनों परिभाषाओं का अच्छे से अध्ययन करें, मनन करें, तो इसमें 3 बातें बहुत साफ तौर पर उभर के आती हैं। और वो 3 बातें ये हैं कि अनुबंध के लिए सबसे पहली बात ठहराव का होना चाहिए, और वो ठहराव 2 या अधिक पक्षकारों के बीच ही हो सकता है। तो 2 पक्षकार होंगे और उनके बीच में ठहराव होना चाहिए। और दूसरी बात आती है क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी दायित्व पैदा होना चाहिए। ठहराव से क्या पैदा हो? दायित्व पैदा हो, ऑब्लिगेशन पैदा हो। और तीसरी बात, वो जो दायित्व पैदा हो रहा है वो कानून के द्वारा लागू कराया जा सके। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम कहेंगे यह ठहराव अनुबंध बदल गया। और अगर वह दायित्व पैदा नहीं करता, यदि उस दायित्व का राज्य नियम के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, तो फिर वो ठहराव अनुबंध में नहीं बदल पाता। वो ठहराव केवल ठहराव हो जाता है, व्यर्थ ठहराव हो जाता है, जिसको हम कानून के द्वारा लागू नहीं कर सकते। अब आज के व्याख्यान का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में बहुत सुंदर परिभाषा दी है। और यदि इस परिभाषा को हम याद कर लें, यदि इस परिभाषा को हम समझ लें, तो फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत इस परिभाषा में जो बातें दी गई हैं उससे एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व बहुत साफ तौर पे हमारे सामने आते हैं। इस परिभाषा की बात अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। अब एक लाइन की बात करें और इसी में हमको वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण मिलते जाएंगे। कह रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी सारे ठहराव अनुबंध होंगे। कौन से ठहराव अनुबंध होंगे? इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आएगी कि अनुबंध होने के लिए ठहराव का होना चाहिए, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति का होना चाहिए। तो पहली बात ठहराव होगा। ठहराव के लिए क्या जरूरी है? प्रस्ताव और स्वीकृति की जरूरी है। वचन बनेगा, वचन और वचनों के प्रत्येक समूह को हम ठहराव कहते हैं। अब इसके लिए ठहराव के लिए क्या चाहिए? पक्षकार चाहिए, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। तो 2 पक्षकार जब रहेंगे, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करेगा, दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति देगा, तो हम वचन बनेगा और वचन और वचनों के प्रत्येक समूह को ठहराव कहेंगे। यानी अनुबंध की पहली सीढ़ी होती है ठहराव का होना। दूसरी सीढ़ी इसी लाइन में है और वो ये है कि मेड बाय फ्री कंसेंट, यानी स्वतंत्र सहमति। अब स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। तो सहमति स्वतंत्र कैसे होगी? इसमें बहुत विस्तार पूर्वक जब इसका अध्याय आएगा तो स्वयं पढ़ेंगे। संक्षेप में अगर हम बात करें तो बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट और गलती, ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनसे यदि वह सहमति प्रभावित है तो हम कहेंगे कि यह सहमति स्वतंत्र नहीं है। जैसे बल प्रयोग, मान लीजिए ब से जमीन खरीदना चाहता है, जमीन खरीदने के कागजात में दस्तखत कराना चाहता है और ब को बाजार दाम भी दे रहा है। वो जमीन 25 लाख रुपए की 25 लाख देने को तैयार है, लेकिन ब उसको बेचना नहीं चाहता। उसकी कनपट्टी में पिस्तल लगाता है और कहता है कि आप इसमें दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए बेचने को। तो ऐसी जो सहमति है, ये सहमति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये बल प्रयोग के कारण पैदा की गई है। इसी तरह से अनुचित प्रभाव है, मिथ्या वर्णन है, कपट है, गलती है, इसके बारे में निश्चित रूप से हम आगे जानकारी देंगे। इसके बाद बात आती है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो पक्षकार क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध करने के योग्य होना चाहिए। अब अनुबंध करने के योग्य होने से क्या आशय है? तो भारतीय अनुबंध अधिनियम बहुत साफ तौर पे कहता है कि अनुबंध करने के योग्य पक्षकार कौन होंगे। अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने के योग्य पक्षकार के लिए पहली शर्त है कि वो अवयस्क न हो।
माने ही आर शी शुड नॉट बी माइनर, उसको अवयस्क नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में प्रचलित कानून के अनुसार 18 वर्ष जो है वो वयस्कता की सीमा है, तो कम से कम 18 साल का व्यक्ति हो तभी वह अनुबंध कर सकता है। यदि उससे कम आयु का है तो वह अनुबंध नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है ही आर शी शुड बी इन साउंड माइंड, उसको स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अब स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ये होता है कि अनुबंध करते समय वो स्वस्थ मन का हो, चित्त का हो, उसका दिमाग सही ढंग से चल रहा हो। तो दिमाग विपरीत कब हो सकता है? जैसे वह व्यक्ति पागल हो, कुछ पागल होते हैं, कुछ जन्मजात मूर्ख होते हैं, पैदाइशी मूर्ख होते हैं, उनको कुछ सही गलत की समझ नहीं होती, या जिस समय अनुबंध हो रहा है उस समय किसी नशे में हो, वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, बहुत सारे नशे के पदार्थ हैं, उनमें से किसी नशे में हो तो उसे अनुबंध करने के योग्य उस वक्त नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अनुबंध करते समय वह व्यक्ति बहुत बीमार था, तेज बुखार था उसको, या इस कदर अस्वस्थ था कि उसको अच्छे और बुरे का कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस वक्त जिस वक्त अनुबंध हुआ था वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य है। तो और तीसरी बात जो आती है, जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम बतलाता है, वो ये है कि उस व्यक्ति को राज नियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। राज नियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी विशिष्ट स्थिति के चलते अनुबंध नहीं कर सकते, जैसे विदेशी राजप्रमुख या विदेशी राजदूत इत्यादि जो हैं, वो अपनी विशिष्ट स्थिति के चलते भारत में अनुबंध नहीं कर सकते। और इस तरह की और भी बातें हैं जो आगे अपन विस्तार पूर्वक और पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगली बात आती है वैधानिक उद्देश्य और वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक, हर एक अनुबंध का एक वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। वैधानिक का आशय यहाँ पर यह है कि भारत में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन न हो, यानी भारत में जो भी कानून, कई प्रकार के कानून हैं, इन कानूनों के अंतर्गत जो अनुबंध की विषय वस्तु है या अनुबंध का जो प्रतिफल है वो गैर कानूनी न हो। अगर ऐसा है तो वह अनुबंध की श्रेणी में आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अनुबंध की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगली बात जो धारा 10 की परिभाषा कहती है वो ये है कि आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, यानी उसे इस अनुबंध अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न किया गया हो। ऐसे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव का आशय क्या है? जैसे किसी की शादी में रुकावट डालने का ठहराव, किसी को व्यापार करने से रुकावट डालने का ठहराव, या इसी तरह के और ठहराव जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया है। जैसे ये हो सकता है अ ब के साथ ये कहे, और ब दो व्यक्ति हैं, अ ब को ये कहता है कि तुम राशन की दुकान अपने दुकान में नहीं खोलोगे और इसके लिए मैं आपके साथ अनुबंध करता हूँ, तो ये ठहराव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत का कानून, भारत का संविधान ब को इस बात की इजाज़त देता है, ब को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे व्यापार को कर सकता है जो भारतीय कानून के अंतर्गत वैध व्यापार है। तो ब को व्यापार करने से रोकने का ठहराव जो है वो अनुबंध की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो व्यर्थ है। इसी तरह से अ ब को ये कहे कि तुम शादी मत करना जब तक मैं ना कहूँ, तो इस तरह के ठहराव जो हैं या इस तरह के जो अनुबंध हैं वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये व्यर्थ हैं, इसे राजनियम के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब आगे बात आती है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में, वो ये है कि यदि भारत में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य हो तो ऐसे अनुबंध का लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि अ और ब के अनुबंध की विषय वस्तु में किसी भूमि को या किसी मकान को क्रय करने का है, अर्थात अ के पास एक मकान है और ब उस मकान को खरीदना चाहता है, ब ने उस मकान का मूल्य लगाया, मान लीजिए 25 लाख रुपए, और अ जो है
वो 25 लाख में उस मकान को बेचने के लिए तैयार है। तो भारत में जो कानून है जमीन के या मकान खरीदी बेची के संबंध में वो ये है कि उस अनुबंध का लिखित होना चाहिए, साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और उसे पंजीकृत भी होना चाहिए। तो इस अनुबंध को हमको स्टाम्प पेपर में टाइप कराना होगा, उसे साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित कराना होगा और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो पंजीकार होते हैं, उनके पास जाके उसे पंजीकृत भी कराना होगा, तभी ये अनुबंध मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से आज हमने देखा 3 बातें। पहला, जो आधारभूत परिभाषाएं हैं, कुछ विशिष्ट परिभाषाएं थी जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। दूसरा, अनुबंध का अर्थ क्या है, इसमें 3 मुख्य बिंदु होते हैं। और तीसरी बात, एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हमने अनुबंध अधिनियम की धारा 10 की जो परिभाषा है उसका अध्ययन किया और उस परिभाषा के आधार पर जो 6 बिंदु निकल के आते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है और आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स।